हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ अ विजिट टू कैम्ब्रिज। उम्मीद है कि आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं। आई हैवंट बीन ब्रेव सेड ही डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून। यानी कि अगली दोपहर को जब वो फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाते हैं तो फिर स्टीफन हॉकिंग कहते हैं आई हैवंट बीन ब्रेव, कि वो बहादुर नहीं थे। वो बताते हैं कि वो बहादुर नहीं थे। वो अपनी नाकारा कंप्यूटर आवाज़ में बोले। किसमें? डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस। कैसे बोले? अपनी कंप्यूटर आवाज़ में बोले। कि उनके पास क्या था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो अपनी आवाज़, उनके पास आवाज़ न थी। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड को तलाश करते थे और पंच करते थे और वो कंप्यूटर उनकी उस वर्ड को वॉइस में तब्दील कर देता था। ठीक है, तो उन्होंने अपने उस डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस से कहा कि मैं बहादुर नहीं था। आई हैव हैड नो चॉइस, और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। श्योरली, यकीनन, आई वांटेड टू से, मैं बताना चाहता था, राइटर कहना चाहते थे कि लिविंग क्रिएटिवली, कि आप जिस तरह क्रिएटिवली मैंने तख्लीकी तौर पर जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, विद द रियलिटीज़, हकीकत के साथ, कि हिज डिसइंटीग्रेटेड बॉडी, कि उनका जो जिस्म है जो मफलूज है, जो डिसएबल्ड है, अपनी डिसएबिलिटी के बावजूद भी वो लिविंग क्रिएटिवली हैं। कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं? क्रिएटिव अंदाज से ज़िंदगी जी रहे हैं। ये भी तो एक बहादुरी वाला चॉइस है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं खामोश रहा। बिकॉज, इसलिए कि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, मैं अपने को कसूरवार ठहराता था हर वक्त। आई स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे बात करता था। क्यों ऐसा? कि वो जब वो बात करते थे तो उनको लगता था कि मैं उनको परेशान कर रहा हूँ। वो अपने को मुजरिम ठहराते थे, कसूरवार समझते थे कि उनको मैं फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं मजबूर करता था उनको कि वो मेरी बातों का जवाब दें। इसलिए मैं यहाँ पर खामोश रहा। मैं नहीं चाहा कि उनको और परेशान करूँ ताकि इस सवाल का भी वो जवाब दें। देयर ही वॉज, और वहाँ पर वो कैसे बैठे थे? टैपिंग एट द लिटिल स्विच। क्यों? स्टीफन हॉकिंग थे, वहाँ पर वो क्या करते? टैप करते थे एक लिटिल स्विच को। एक छोटा सा स्विच उनके हाथ में था जिसको वो टैप करते थे इन हिज हैंड, अपने हाथ में। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, और कोशिश करते थे वर्ड को तलाश करने की। ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पे, विद द ओनली बीट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो थोड़ा बहुत उनके पास जो जान बची थी, हरकत बची थी उंगलियों में, उससे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या करते? वर्ड तलाश करते थे और उसको तलाश करके उसको टैप करते थे। और टैप करने की वजह से वो कंप्यूटर जो है उनकी उस वर्ड्स को ट्रांसलेट, यानी कि वॉइस में बदलता था। एवरी सो ऑफन, अक्सर, हर बार, हिज आइज वुड शट, उनकी आंखें बंद हो जाती थी। इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, थक करके। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके अपोजिट, उनके सामने मैं बैठा हुआ, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, हिज एंग्विश, इनके परेशानी को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी फ्रस्ट्रेशन को मैं महसूस कर सकता था। है ना? समझ में आ रही बात? तो इस तरह जो है वो उनको परेशानी होती थी। एंग्विश के माने होता है मेंटल और फिजिकल पेन। ठीक है, मेंटल और फिजिकल पेन को बोलते हैं एंग्विश। सो द माइंड बॉयंट विथ थॉट्स, जो दिमाग था वो बहुत मुतहर्रिक था। वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव था। किससे? थॉट से भरा हुआ था। थॉट से बिल्कुल एक्टिव था, उसमें एक्टिव थॉट्स थे। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, लेकिन वो बाहर जब आते थे मानो ऐसा कि जैसे फ्रेजेस की शक्ल में, जमे हुए फ्रेजेस की शक्ल में, यानी कि जान नहीं होता था उनमें। बहुत एक्टिव तो उनके दिमाग में वो चीज़ एक्टिव, लेकिन जब वो कंप्यूटर उनको जो वॉइस में बदलता था तो वो एक्टिव नज़र नहीं आता था। फ्रोजन फ्रेज की जैसा मानो जमी हुए फ्रेज की तरह निकलता था। एंड सेंटेंसेस स्टिफ, और जो सेंटेंस थे इतने हार्ड थे जैसे कि मानो के कॉप्स है, मुर्दा है, ठीक है, डेड बॉडी है। तो यानी कि सेंटेंस के अंदर कोई लचक नहीं थी, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं था, कोई उसमें इमोशंस और फीलिंग्स नहीं थी जब वर्ड्स बाहर आते थे। तो A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. Chronically के माने मुसलसल, लगातार, और हैबिचुअल बोल सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मैनर बोल सकते हैं। तो राइटर ने कहा, आई सेड, मतलब कि राइटर ने कहा, फिरदौस कांगा ने कहा कि बहुत से लोग समझते हैं, ये सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं, जो माजूर लोग हैं,
वो मुसलसल नाखुश रहते हैं, उदास रहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू। राइटर का कहना है, इस पर जवाब उन्होंने दिया कि मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है। माइसेल्फ, मैं खुद भी जानता हूँ कि ये बात सच्ची नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? कि आप भी कभी कभी अपने अंदर ही हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं? कि आप सैड रहते हैं या आप भी मुस्कुराते हैं अंदर? ठीक है। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, तकरीबन 3 मिनट के बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। मैं अम्यूजिंग फ़ील करता हूँ, उन्हें खुश होता हूँ। 3 मिनट के बाद उन्होंने जवाब दिया कि मुझे खुशी होती है जब लोग मुझे ट्रीट करते हैं काइंडनेस के साथ। पीपल पैट्रोनाइज़ के माने होता है ट्रीट विथ काइंडनेस। ठीक है, तो लोग जो है मेरे साथ जब पैट्रोनाइज़ के साथ पेश आते हैं, यानी कि काइंडनेस के साथ पेश आते हैं, तो मुझे खुशी होती है। फिर फिरदौस खान पूछते हैं, डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? पूछते हैं कि क्या कभी आपको जो गुस्सा भी आता है? ये एनॉय के माने होता है मेक लिटिल एंग्री, कि गुस्सा भी आता है जब मुझ जैसा कोई आदमी आता है और आपके काम में आपको परेशान करता है तब? सो आंसर फ्लैश्ड यस, जवाब आता है कि हाँ, गुस्सा आता है। देन ही स्माइल्ड हिज वन बाई स्माइल, फिर वो एक तरफा अपनी एक मुस्कान देते हैं, और मैं जानता हूँ बिना किसी सेंटिमेंटल मतलब होता है इमोशनल, बगैर किसी इमोशन के और सिल्ली के, आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं देख रहा था दुनिया के तमाम खूबसूरत लोगों में से एक खूबसूरत आदमी को। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, उनकी पहली झलक, उनको पहली बार देखने से थोड़ा सा झटका लगता है, बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, कि वो जैसा कैसा लगता है मानो कि कोई फ़ोटोग्राफ है, एक फ़ोटो आपके पास रखा हुआ है जो बिल्कुल खामोश होता है बगैर कोई हरकत के। एज इफ़ दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशनल। बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जैसे पिक्चर में आप देखते हैं, मैगज़ीन में उनकी तस्वीरों को देखते हैं, अब ये जो तस्वीर आपके सामने है वो लगता है 3 डायमेंशनल हो गया है, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी 3D बन गया है। और पिक्चर में सिर्फ 2 डायमेंशनल होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, लेकिन हाइट नहीं होती। अब जो आपके सामने वो बैठे हैं तो ऐसा मानो कि लग रहा है कि वो आपके साथ जो है क्या कर रहे हैं, वो आपके सामने 3 डायमेंशनल वे में वो पिक्चर, वो मैगज़ीन 3D बन गया है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इन अ स्लम्प, फिर आप देखते हैं कि उनका सर एक तरफ लुढ़का हुआ होता है। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनका जो टोर्सो मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जिस्म का ऊपरी हिस्सा, वो जो हिस्सा जो है वो बिल्कुल श्रंक इनसाइड, बिल्कुल सिकुड़ चुका है, छोटा हो चुका है उनके ब्लू शर्ट में, हल्के नीले रंग शर्ट में। द वेस्टेड लेग्स, और वेस्टेड मतलब अनयूज्ड, ठीक है, बेकार पैर भी वहाँ पर हैं जो किसी काम के नहीं हैं। यू लुक एट हिज आइज़ विच कैन स्पीक, आप उनकी आंखों को देखते हैं जो बोलते हैं, जो बोल सकते हैं। स्टिल, बिल्कुल शांत, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो कुछ कह रहे हैं जो बहुत बड़ी बात है, बहुत अर्जेंट बात है। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि वो आंखें क्या कह रही हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, आप उसको देखकर हिल जाते हैं अंदर से, क्योंकि आपने वो चीज़ देखा होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि देखेंगे। अब बिफोर यू, आपके सामने, लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, और आपके सामने ऐसा मानिए उनका जिस्म कैसा है, एक लैंटर्न की तरह है, लालटेन की तरह है, जिसकी दीवारें घिस चुकी हैं, वॉर्न माने यूज़ हो चुका है, ब्लैक हो चुका है ना, उसकी दीवारें जो हैं घिस चुकी हैं और काला स्याह हो गई हैं, काली हो गई हैं, और इतनी काली, इतनी पतली हो गई हैं कि बस उस यानी कि इतना उसमें आपने देखा होगा अगर लैंटर्न, तो धुएं की वजह से वो पूरा शीशा काला हो जाता है, तो उसको लोग साफ़ करते हैं शाम के वक्त ताकि उसमें से फिर रोशनी पूरी नज़र आए, और रात भर यूज़ होने के बाद वो पूरा शीशा काला हो जाता है उसके धुएं से। तो ये भी बता रहे कि उसका शीशा बिल्कुल काला हो गया हो, और जिसमें से सिर्फ हल्की सी झलक, जो लाइट, जो अंदर की जो लाइट है ना, वो बाहर नज़र आ रही है। बस यही है, इनका जिस्म भी ऐसा ही था। इज़ द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन, इनकैंडिसेंस के माना इनर ग्लो ऑफ द लाइट, वो जो लाइट है ना जो आपको लैंटर्न के अंदर नज़र आती है, बस वही लाइट उस पूरे काले शीशे के बाहर से आपको बस हल्की सी रोशनी नज़र आती है। यही इनके जिस्म की हाल भी वही है कि पूरा जिस्म उनका लैंटर्न की तरह है जो
डार्क हो चुका है, बस अंदर में जो लाइट है ना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यही उनको आप देख पाते हैं उसके अंदर की। द बॉडी, जिस्म जो होता है ऑलमोस्ट इरेलीवेंट मतलब होता है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, ठीक है। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज़, ये तो बस ऐसा ही है जैसा कोई डब्बा हो, कोई केस हो जिसमें जो बिल्कुल काला हो चुका हो। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, इस तरह कि मैं तो इटर्नल सोल में बिलीव भी नहीं करता था, लेकिन अब करता हूँ। नो डैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज़, यहाँ पर समझा कि हम लोग क्या है, यानी कि हमारा जो जिस्म है वो बिल्कुल वो डार्क शेडो ऑफ बॉक्स ऑफ क्या बोल सकते हैं उसको, यहाँ पर यहाँ बताया ना केस है, केस का एक बॉक्स है, शीशे की दीवार है जो बिल्कुल काली पड़ चुकी है। जो इम्पॉर्टेंट है वो असल उसके इनर ग्लो है, अंदर की चमक है। एवरीथिंग एल्स एंड एक्सेसरी मतलब होता है एडिशनल, नॉट एसेंशियल, गैर ज़रूरी है। बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं ना, जो अंदर की जो ग्लो है, अंदर की जो रोशनी है, यही इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा था कि आपको क्या लगता है कि being disabled होने में, अपाहिज होने में क्या बेनिफिट्स है। राइटर ने कहा, यानी कि स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है डिसेबल्ड होने में। राइटर ने कहा जवाब में, आई सेड, मैं समझता हूँ, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। इसका एक बेनिफिट्स ये है कि आप पता लगा लेंगे दुनिया में कितनी काइंडनेस है, कितनी रहमदिली है। स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया, यस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone। हाँ, उन्होंने जवाब दिया, ये उनके आवाज़ के सिंथेसाइज़र यानी कि मशीन की ये डिसएडवांटेज यानी कमी थी कि that it could not convey no inflection, ये जो है ना, कोई इसमें जो किसी तरह का उसमें अप्स एंड डाउन्स, उनकी बातों में कोई तरह का लचक या उसमें कोई इमोशंस, फीलिंग्स नहीं थी उसके अंदर, कोई शेड, कोई टोन नहीं था उसके अंदर। ये उसके मशीन की ये डिसएडवांटेज थी। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी, वरना मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी खुशी से वो मेरी इस बात से सहमत होते, यानी कि अपने जब अगर वो अपनी ज़ुबान से कहते तो वो इतना फुल ऑफ इमोशन होता और इतना अप्स एंड डाउन्स उसमें वो एक्सप्रेस करते, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, हर वक्त मैं अपने चेयर पर करवटें बदलता और अपने रिस्ट को यानी कि कलाई को मोड़ कर घड़ी देखता कि टाइम क्या हुआ है। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं चाहता था कि 30 के 30 मिनट में पूरे यूज़ करूँ। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, और मुझे ये सोच कर बहुत खुशी हो रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे जो है एक्सिलरेशन में से ग्रेट प्लेजर, ठीक है। सो मेरे बदन के अंदर मैं महसूस कर रहा था खुशी। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, और उस वक्त के लिए मेरे नज़दीक वॉकिंग करना और स्टैंड करना कोई मैटर नहीं था, यानी कि इस खुशी को हासिल करने के लिए कि मैं वॉक नहीं कर सकता, स्टैंड नहीं हो सकता, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, ठीक है। I told him how he had been an inspiration beyond glitch for me and surely for others. So यहाँ पर है कि मैंने उनको बताया कि वो कितने इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है मेरे लिए, श्योरली फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये सोच उनकी मदद, उनको फ़ायदा पहुंचाता है, क्या उनसे उसको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, ये सोचकर कि वो एक इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए। तो उन्होंने जवाब दिया, नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। उन्होंने कहा कि नहीं,
और मुझे अफसोस हुआ कि मैंने कैसा बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछा उनसे। When your body is a claustrophobic room, जब आपका बॉडी एक क्लस्ट्रोफोबिक रूम बन जाता है, यानी कि वेरी स्मॉल, सिकुड़कर छोटा हो जाता है और सफोकेशन यानी कि घुटन से महसूस होती है, एंड वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोवर डे बाय डे, और उसकी जो दीवारें हैं बॉडी की वो दिन ब दिन कम होती जाती हैं, करीब होती जाती हैं, सिकुड़ती जाती हैं। इट डजेंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड। तो इससे ज़्यादा भी फ़ायदा जिससे फ़ायदा नहीं होता कि ये जानकर के बाहर जो लोग हैं स्माइलिंग, मुस्कुराते हैं विद एडमिरेशन, तारीफ़ के साथ, टू सी यू आर ब्रीथिंग स्टिल, ये देख कर के आप अभी भी सांस ले रहे हैं, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? क्या कोई ऐसा मशवरा जो आप देना चाहते हैं डिसेबल्ड लोगों को, ऐसा कुछ जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके? दे शुड कंसनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो ये फिर स्टीफन हॉकिंग ने कहा उन्हें कंसनट्रेट करना चाहिए, यानी फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पर जिसमें वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। मेरे नज़दीक मैं सोचता हूँ कि डिसेबल्ड के लिए जो ओलंपिक्स है ये वेस्ट ऑफ टाइम है उनके पास, ये उसमें बिजी ना रहें। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, राइटर ने कहा। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। मुझे याद है कि मैं स्पेनिश गिटार सीख रहा था जो मेरी साइज से बहुत बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और मैं कितनी खुशी से मैंने उसके तार को एक रात उतार दिया, मतलब मैंने उसे बजाना छोड़ दिया। मैं समझ गया ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने उसे बजाना छोड़ दिया था। तो मुझे समझ में आया इनकी बात से, इनके मशवरे से, कि वाकई वो जो है वेस्ट ऑफ टाइम है। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा ख़त्म हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, और मुझे लगता है कि मैंने आपको अनॉय किया, दिक किया बहुत ज़्यादा। आई सेड ग्रीनिंग, मैंने मुस्कुराते, शोइंग टीथ, मैंने दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि शायद मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। थैंक यू फॉर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले स्टीफन हॉकिंग ने कहा स्टे, ठहरो। आई वेटेड, मैं रुका रहा। हैव सम टी, चाय पी लेते हैं। आई कैन शो यू द गार्डन, और फिर मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क। गार्डन इतना बड़ा था जैसा मानो कि बड़ा सा पार्क हो। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हर इंच कवर किया, यानी हर चीज़ दिखाई। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, और अपने मोटराइज्ड व्हील चेयर में बैठ करके वो हर जगह ले गए। वाल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, और मैं थोड़ा सा उनके रास्ते से बचने की कोशिश कर रहा था कि वो मुझसे टकरा ना जाए। वी कुडेंट टॉक वेरी मच, और उसके बाद हम ज़्यादा देर तक बात ना कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, क्योंकि सूरज ने उनको खामोश कर रखा था। सूरज ने कैसे खामोश कर रखा था? देखिए, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, क्योंकि जो स्क्रीन पर लेटर्स थे वो सूरज की रोशनी में बिल्कुल फीके पड़ गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो बोल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए कम्युनिकेशन बंद था। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, वी वे आर रेडी टू लीव, और हम जो है जाने को तैयार हो गए। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, अब जाने से पहले मैं क्या करूं। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना मैं उनको चूम सकता था ना रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उसके कंधों को छुआ। एंड व्हील्ड आउट, और बाहर की तरफ इनटू द समर इवनिंग, उस समर इवनिंग में मैं अपने व्हील चेयर पर बाहर निकल आया। और फिर बाहर निकलते वक्त आई लुक्ड बैक, मैं पीछे मुड़कर देखा। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, ही वॉज वेविंग, कि वो हाथ हिला रहे हैं, मुझे सी ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। दो ही वॉजेंट, चजाए कि वो नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो, उनके हाथ में इतनी ताकत ना थी कि वो हाथ वेव कर पाएँ, इसलिए मैं सोचा कि वो मुझे देखकर वेव कर रहे हैं, मुझे सी ऑफ कर रहे हैं। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, उनको देखकर ऐसा लग रहा था, वॉचिंग हिम मतलब यहाँ पर फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि उनको देख कर, कि स्टीफन हॉकिंग को देखकर ऐसा लग रहा था, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ,
ये एम्बॉडीमेंट है। एम्बॉडीमेंट माने अवतार होता है कि वो मेरे ब्रेवेस्ट सेल्फ का, मेरे बहादुर हिस्से का वो अवतार हैं। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, जिसकी तरफ मैं कई सालों से मूव कर रहा था, यानी उसको हासिल करना चाह रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स, जिसकी तरफ जिसमें मेरा यकीन था कई सालों से कि मैं ऐसा बहादुर बन के रहूँगा। अलोन, तन्हा। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, अब मैं जान चुका हूँ कि मेरी जर्नी ख़त्म हो चुका है, सफ़र पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं अपने अंदर वो बहादुरी और वो बिलीव जो था, जिसको बहादुरी में महसूस, यानी मैं बहादुर हो चुका हूँ। अब उनसे मिलने के बाद मेरे अंदर भी बहादुरी जन्म ले चुकी है, जिसके लिए मैं चाह रहा था, है ना, जिसकी तरफ मैं सफ़र कर रहा था, वो मुझे हासिल हो चुका है। फॉर नाउ, अब के लिए मेरा अब की जर्नी मेरी समाप्त हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके राइटर हैं फिरदौस कांगा, लिया गया है फ्रॉम हेवन ऑन हील्स, जो उनकी खुद की किताब लिखी हुई है। ठीक है, सी अगेन इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, उनको देखकर ऐसा लग रहा था, वॉचिंग हिम मतलब यहाँ पर फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि उनको देख कर कि स्टीफन हॉकिंग को देखकर ऐसा लग रहा था, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, ये एम्बॉडीमेंट है। एम्बॉडीमेंट माने अवतार होता है कि वो मेरे ब्रेवेस्ट सेल्फ का, मेरे बहादुर हिस्से का वो अवतार हैं। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, जिसकी तरफ मैं कई सालों से मूव कर रहा था, यानी उसको हासिल करना चाह रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स, जिसमें मेरा यकीन था कई सालों से कि मैं ऐसा बहादुर बन के रहूँगा। अलोन, तन्हा। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, अब मैं जान चुका हूँ कि मेरी जर्नी ख़त्म हो चुका है, सफ़र पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं अपने अंदर वो बहादुरी और वो बिलीव जो था, जिसको बहादुरी में महसूस, यानी मैं बहादुर हो चुका हूँ। अब उनसे मिलने के बाद मेरे अंदर भी बहादुरी जन्म ले चुकी है, जिसके लिए मैं चाह रहा था, है ना, जिसकी तरफ मैं सफ़र कर रहा था, वो मुझे हासिल हो चुका है। फॉर नाउ, अब के लिए मेरा अब की जर्नी मेरी समाप्त हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके राइटर हैं फिरदौस कांगा, लिया गया है फ्रॉम हेवन ऑन हील्स, जो उनकी खुद की किताब लिखी हुई है। ठीक है, सी अगेन इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।